हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लगातार 6 वीडियो 9th क्लास से रिलेटेड बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप सभी के सामने ला चुके हैं। यह मेरा अगला वीडियो है और इस वीडियो में 9th क्लास के बायोलॉजी का 6 चैप्टर का निचोड़ हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें। इसके पहले वाले वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, उससे भी लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लगातार इस वीडियो पर बने रहिए और लाभ उठाइए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक प्याज की झिल्ली को संयुक्त माइक्रोस्कोप से देखने पर वह कैसा दिखता है। यानी प्याज की झिल्ली जो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो कैसी दिखेगी। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें प्रारूपिक पादप कोशिका के रूप में वो दिखाई देगी। और प्याज की कोशिका देखने के लिए हमें मैथिलीन ब्लू नामक रसायन की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या होगा। तो जब हम प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालेंगे तो प्याज की झिल्ली जो होगी उसमें कोशिकाओं में संचित स्टार्च नीला या काला रंग में बदल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है शीशे के स्लाइड पर रखे ग्लिसरीन में रखने के बाद प्याज की झिल्ली को कवर स्लिप या छादनी से ढका जाता है तब क्या होता है। तो राइट ऑप्शन होगा माइक्रोस्कोप के अभिदर्शक लेंस की सुरक्षा के लिए यह किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है प्याज की झिल्ली में दिखाई देने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है। तो प्याज की झिल्ली में जो कोशिकाएं दिखाई देती है वे कोशिकाएं जो होती है आयताकार होती है, मतलब कोठी के समान होती है इस तरह। अगला प्रश्न है प्याज रूपांतरण है, प्याज जो है किसका रूपांतरण है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्याज जो है तना का रूपांतरण है। प्याज को हम जड़ में नहीं ले सकते हैं। प्याज हुआ, आलू हुआ, ये सब तना का रूपांतरण है, याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है प्याज की झिल्ली को जब आप माइक्रोस्कोप के निम्न आवर्धन से देखने के बाद उच्च आवर्धन पर देखते हैं तो क्या अंतर दिखता है, दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है। तो राइट ऑप्शन होगा इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कोशिका बड़े आकार की दिखती है, कोशिकाएं कम संख्या में दिखती है और कोशिका अंगक आवर्धित दिखती है। इसमें तीनों राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज से अलग करने के बाद झिल्ली के टुकड़े को जल में क्यों रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं को सूखने से बचाने के लिए तथा पारदर्शी रखने के लिए हम प्याज की झिल्ली को जल में रखते हैं ताकि वो नमी युक्त रहे, सूखे नहीं। अगला प्रश्न है मनुष्य की कपोल कोशिकाएं इनमें किस प्रकार की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवित जंतु कोशिका के रूप में यह जो होती है। अगला प्रश्न है कपोल की भीतरी दीवार से खुरचन प्राप्त करने के लिए स्वच्छ दंत कूड़ेदानी के पिछले सिरे का ही व्यवहार क्यों किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा चोट या नुकसान से बचाने के लिए हम आइसक्रीम के चौकोर डंडा का प्रयोग अपने अंदर से गाल को खरोचने के लिए करते हैं, गाल की कोशिका देखने के वास्ते। अगला प्रश्न है एक गंदे स्लाइड पर रखी कपोल कोशिकाएं माइक्रोस्कोप से कैसी दिखती है। तो राइट ऑप्शन होगा स्पष्ट नहीं दिखती है। गंदे स्लाइड पर कोशिकाएं जो होती है स्पष्ट नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजित कपोल कोशिका के करीब करीब मध्य में गाढ़ी रंगी हुई रचना क्या दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है कपोल कोशिका में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्थान में क्या होता है? तो कपोल कोशिका में केंद्रक और प्लाज्मा झिल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बीच में जो भाग होता है उस भाग को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कपोल कोशिकाओं में नहीं दिखती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का घ होगा। कोशिका भित्ति में कपोल कोशिकाएं दिखाई नहीं देती है, बाकी इन तीनों में दिखाई देती है। 14 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जंतु के कोशिकाओं को परपोषी बनाते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। इन चारों में से 3 होगा तो वह जंतु कोशिका है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट यदि रहेगा तो वह पादप कोशिका में बदल जाएगा। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। इस तरह अगला प्रश्न है इनमें कौन सी रचना कपोल कोशिकाओं में नहीं दिखती है परंतु प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में दिखती है? तो सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। इसका राइट ऑप्शन होगा कोशिका भित्ति में कपोल कोशिकाएं नहीं दिखती है, लेकिन प्याज की झिल्ली में कोशिकाएं दिखती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन साधारण स्थायी ऊतक है, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इनमें सभी जो होगा सभी साधारण स्थायी ऊतक है, क्योंकि तीनों जो है स्थायी ऊतक का पार्ट्स है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऊतकों में किसकी कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है तथा उनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है? तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरुदूतक इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरुदूतक ऊतक की कोशिकाएं ही अंडाकार या गोलाकार होती है और इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल है निम्नलिखित स्थायी साधारण ऊतक में किसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। क्या हो जाएगा? दृढ़ ऊतक हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है? तो किस ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरुदूतक में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है और इन दोनों में नहीं होता है। अगला प्रश्न है मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य इनमें सभी होगा, क्योंकि मृदु ऊतक भोजन का संचय भी करते हैं, ऊतकों के बीच स्थित रिक्त स्थानों को भी भरते हैं और पौधों को सहारा भी देते हैं, इसलिए तीनों सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दृढ़ ऊतक कोशिकाएं होती है। दृढ़ ऊतक जो कोशिकाएं होती है वह कैसी होती है? तो सही उत्तर होगा दृढ़ ऊतक कोशिकाएं जो होती है मृत होती है, मरी हुई होती है। अगला प्रश्न है दृढ़ ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो दृढ़ ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यही इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है रेखित पेशी की कोशिका तंतु जिस पतली झिल्ली से घिरी होती है उस पतली झिल्ली को हम क्या कहेंगे? तो सही उत्तर होगा इसका सार्कोलेमा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सवाल है रेखित पेशी की कोशिका तंतु जिस पतली झिल्ली से घिरी होती है उस पतली झिल्ली को हम सार्कोलेमा कहते हैं। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसकी लंबाई करीब 1 मीटर होती है। तो सवाल है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कोशिका काय से निकलने वाली कई छोटी छोटी तथा शाखित प्रवर्ध क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। निम्नलिखित में से कौन रेखित पेशी कोशिका का अवयव है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रेखित पेशी कोशिका में साइटोन भी होता है, डेंड्राइट्स भी होता है और एक्सोन भी होता है, मतलब ये तीनों होता है।
तो राइट ऑप्शन सॉरी हाँ यहाँ पे है, तो ये तीनों होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विलयन को हम क्या कहेंगे? तो उस विलयन को हम आयोडीन नाम देंगे। अगला प्रश्न है, आलू के एक कटे हुए टुकड़े पर आयोडीन विलयन के एक बूंद डालने से क्या होता है? तो आलू का जो कटा हुआ भाग होता है वह जो होता है उसका रंग जो होता है नीला या काला हो जाता है। यानी कटे हुए आलू पर हम एक बूंद आयोडीन घोल डालेंगे तो क्या होगा? आलू का कटा हुआ भाग नीला या काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबले अंडे के सफ़ेद भाग पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने पर वह नीला या काला क्यों नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं होता है। जिसमें स्टार्च होगा और उसमें आयोडीन डालेंगे तो उसका रंग नीला या काला होगा, और स्टार्च नहीं होगा तो उसमें आयोडीन हम डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टार्च एक प्रकार का डैश है। स्टार्च जो है एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, दाल के नमूने में मेटेनिल अपमिश्रक के जांच के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर होगा सांद्र HCl इसमें प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगाइरा क्या है? स्पाइरोगाइरा क्या है? तो स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का हरित शैवाल है, इसका रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसकी उपस्थिति स्पाइरोगाइरा की पहचान है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सपरिल रिबन के आकार का क्लोरोप्लास्ट होगा, तो वही स्पाइरोगाइरा का पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा का लक्षण क्या है? तो स्पाइरोगाइरा का लक्षण इनमें सभी होगा क्योंकि स्पाइरोगाइरा का लक्षण बहुकोशिकीय भी है, तंतु की समान रचना भी है और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता करने वाला शैवाल भी है, इसलिए इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा के तालाब का रेशम कहलाने के कारण क्या है? मतलब स्पाइरोगाइरा को हम तालाब का रेशम कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा रेशम की तरह चिकना होता है, जिसके कारण स्पाइरोगाइरा को हम तालाब का रेशम कहते हैं। इस पर पैर बहुत स्लिप करता है। अगला प्रश्न है, एगेरिकस क्या है? एगेरिकस क्या है? तो यह एक मृतजीवी फंजाई है। यह मरे हुए सड़े गले जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एगेरिकस का लक्षण है? तो इनमें से एगेरिकस का जो लक्षण है सभी होगा क्योंकि एगेरिकस जो होता है सफ़ेद गुददार छाते के समान यह भी गुण उसमें होता है, मृतजीवी भी होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, ये भी होता है, इसलिए राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न है, एगेरिकस में बेसिडियोस्पोर का निर्माण कहाँ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बेसिडियो कॉर्प में होता है, बेसिडियो कॉर्प में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का वर्षा ऋतु में उगते हैं? इनमें से कौन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर वर्षा ऋतु में उगते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एगेरिकस जो है यह वर्षा ऋतु में सड़े गले पदार्थों पर यह उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल स्थलीय पौधा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइट्स जो होगा सही उत्तर होगा क्योंकि यही जो है सरल स्थायी पौधा है, सरल स्थलीय पौधा है। अगला प्रश्न है, जड़ और तना नहीं होता है, किस में नहीं होता है? तो जड़ और तना जो होता है मॉस में नहीं होता है, बाकी इन तीनों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा किस में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्न। फर्न में बीज रहित पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न के लिए सही है, इनमें से कौन सा विशेषता फर्न के लिए सही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा
इनमें सभी, क्योंकि तीनों लक्षण फर्न के ही है। अगला प्रश्न है, वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, उन पेड़ पौधों को हम क्या नाम देंगे? तो उन पेड़ पौधों को हम पाइनस नाम देंगे। मतलब पाइनस समूह के जितने पेड़ पौधे हैं उसमें बीज तो होते हैं लेकिन फल फूल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन पाइनस के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीज में फल का आवरण होता है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। चावल का एक दाना उदाहरण है किसका? चावल का एक दाना किसका उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोनोकोटिलिडन्स का, मतलब एक बीजपत्री का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ पाया जाता है, केचुआ कहाँ पाया जाता है? बता दूं, केचुआ को हम किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ नमी युक्त मिट्टी में पाया जाता है, मतलब जिस मिट्टी में जल का अंश बहुत होता है उसी मिट्टी में केचुआ होता है। और ये केचुआ अधिकांश बरसात के मौसम में निकलते हैं और केचुआ का पालन भी किया जाता है कृषि अच्छी करने के लिए। केचुआ क्या खाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केचुआ जो होता है गीली मिट्टी खाता है। क्या खाता है? केचुआ गीली मिट्टी खाता है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है। तिलचट्टे के शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है वह किसका बना होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यूटिकल नामक पदार्थ का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के शरीर में दो जोड़े पंख कहाँ स्थित होते हैं? तिलचट्टे के शरीर में जो दो जोड़े यानी चार जो पंख होते हैं वह कहाँ स्थित होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वक्ष गुहा में, वक्ष में स्थित होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के शरीर की विशेषता जो उन्हें तैरते समय जल का अवरोध कम से कम झेलने देती है, उस विशेषता को हम क्या नाम देंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा रेखित आकार। मछली का जो आकार होता है धारा रेखित आकार होता है, जिससे कारण तैरती है आसानी से। अगला प्रश्न है, मछलियों के शरीर की वह कौन सी रचना है जो तैरते समय शरीर की दिशा देने में सहायता करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पूंछ और पंख। पूंछ और पंख के कारण मछली पानी में तैरते हुए एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के शरीर की वह रचना जो उन्हें जल प्रतिरोधी बनाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सल्कों से ढका शरीर, इसका राइट ऑप्शन होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में जलीय अनुकूल प्रदर्शित करने वाली जो रचनाएं होती है उन रचनाओं को हम क्या कहेंगे? तो राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा। उसको गिल्स भी कह सकते हैं, धारा रेखित शरीर भी कह सकते हैं और पंख या सल्क भी कह सकते हैं, इसलिए इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के शरीर की वह विशेषता जो उन्हें स्थलीय अनुकूलन में सहायता प्रदान करती है, उस विशेषता को हम क्या कहेंगे? तो उस विशेषता को हम 3 जोड़े संधित पैर तथा 2 जोड़े पंख नाम देंगे। मतलब तिलचट्टा का 3 जोड़ा पैर होता है यानी 6 पैर होता है और 4 पंख होता है, जिसके कारण वह भूमि पर अपना अनुकूलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, केचुआ की विशेषताएं जो उन्हें नम मिट्टी में बिल बनाकर रहने में सहायता करती है, उस विशेषता को हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बेलनाकार तथा खंडित शरीर होता है, ये भी सही है। शरीर में प्रवर्धन ना होना, ये भी सही है। भोजन के रूप में नम युक्त मिट्टी खाना, ये भी सही है, इसलिए इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के सिर में पाए जाने वाले संवेदी अंग को हम क्या कहते हैं? तो उस अंग को हम इनमें एक से अधिक कहते हैं। इनमें एक से अधिक, मतलब सभी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों में वायवीय अनुकूलन से संबंधित रचना को हम क्या कहेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी जो है मतलब वायवीय अनुकूलन बनाने में इनके सहायता करती है। पक्षी में चोंच सहायक होता है। पक्षी में जो चोंच होता है वह किस लिए सहायक होता है? तो इनमें सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पक्षी चोंच के कारण घोंसला का निर्माण भी करते हैं, भोजन को भी पकड़ते हैं और अपनी सुरक्षा भी करते हैं, इसलिए इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें किसके कारण पक्षियों का शरीर हल्का होता है? तो राइट ऑप्शन इनमें सभी ही होगा,
नहीं, राइट ऑप्शन चोंच में दांत नहीं होना, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। चोंच में दांत ना होने के कारण पक्षी का जो वजन होता है शरीर का वो हल्का होता है। लास्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के वायवीय श्वसन में सहायक क्या होता है? सही उत्तर होगा फेफड़ा तथा उससे जुड़ी हवा से भरी थैलियाँ। मतलब फिर पक्षी भी फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। तो इस तरह 9th क्लास का पूरा चैप्टर का निचोड़ खत्म हुआ। अब इसके आगे हम कल से लगातार 10th क्लास का बायोलॉजी का वीडियो चैप्टर बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं।